जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा आर्मी जीडी का जो एक पेपर आपका 2023 में वहां पे लगे था, यानी 20 अप्रैल 2023 में जो शिफ्ट नंबर 1 पर था। वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन हमारे जीडी के एग्जाम में वहां पूछे गए थे, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी वहां पे तैयारी कर पाओ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बता ही रखा, मैं टोटल यहाँ पे आपको 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। टोटल लगभग आपको 5000 वो वेरी इंपॉर्टेंट कराऊंगा, जो अगर आपने तैयार कर लिया आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यानी जब भी आप अपना एग्जाम में वहां बैठोगे, इसके बाहर क्वेश्चन वहां पे नहीं जाएगा। इसके पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको 3 प्रैक्टिस सेट वहां पे करा ही चुके हैं, और जो आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख रहे हैं। टोटल ये सारे प्रैक्टिस सेट आप वहां पे देखते हैं ना, और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको वहां प्रोवाइड करा देता हूं। तो दोस्तों, ये जो सेट होगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन वहां पूछा था और क्या लेवल उनका वहां पे रहता है, ताकि आप उसी हिसाब से अपना एग्जाम की वहां पे तैयारी कर पाओ। यहाँ दोस्तों कई सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको देखने को मिलेगा, आपको जो पूरा सिलेबस है वो तो आपका रिवीजन ही वहां पे हो जाता है, और एक आइडिया आपको ये लग जाएगा कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका जब एग्जाम वहां पे लगता है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर वहां पे करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन जीके का आता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका 20 अप्रैल 2023 शिफ्ट नंबर 1 में जो आपका आर्मी जीडी का पेपर है, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, ये जो अपनी डेली क्लास होती है, डेली आपकी 6 बजे लाइव क्लास वहां पे हो जाती है। तो दोस्तों, जितना हो पाए आप लाइव क्लास वहां पे ज्वाइन करिए। वहां पे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके पास 1 घंटे का टाइम रहेगा और आप ये चेक कर सकते हो कितना स्कोर आपका वहां पे होता है। दोस्तों, आज हम लोग टारगेट ये मान चलेंगे कि जो बच्चा यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही कर पा लेता है, तो मान चलना तैयारी उसकी सही चल रही है। अब बस इसे कंटिन्यू बनाए रखेगा, आपका एग्जाम बिल्कुल यहाँ पे निकल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा, सामने क्वेश्चन रहेगा, उनके ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, और पेन और कॉपी लेके बैठना और काउंट करते रहना कितना स्कोर आपका वहां पे हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे ये चीज पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो आपकी चंबल नदी बहती है, कौन से राज्य में चंबल नदी आपकी वहां पे बहती है। 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे, हम सारे एक एक करके वहां पे चेक करेंगे कि आखिर इन राज्यों से कौन सी नदी बह सकती है वहां पे, कि अगर हमारे एग्जाम में चंबल नदी छोड़िए कोई दूसरी नदी ही हमसे पूछ ली जाए, तो हम उसका भी आंसर वहां पे आसानी से दे ले। सबसे पहले दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो आप क्या कहोगे सर? हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में एक आपकी नर्मदा नदी होगी, महानदी होगी, और एक आपकी इंद्रावती जो नदी होती है। ये 3 नदियां ऐसी फेमस नदियां हैं जो आपकी छत्तीसगढ़ राज्य से वहां पे बहती है। अगर इनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि आप ये बता दोगे, फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा। अगला था महाराष्ट्र, यहाँ पे आ जाता है। महाराष्ट्र दोस्तों आपकी जैसे गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, ताप्ती नदियां हो गई, ये फेमस नदियां आपकी यहाँ पे बहती हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। बिहार की दोस्तों हम लोग बात कर लें, बिहार दोस्तों आपकी जो गंगा नदी हो गई, और गंगा नदी की जो सहायक नदियां होती वो यहाँ पे बहती हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अगला आता मध्य प्रदेश। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अब ये 3 ऑप्शन नहीं हुए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप कहोगे मध्य प्रदेश में चंबल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों, जो आपकी चंबल नदी होती है, एक क्वेश्चन ये भी याद करना, अगर कभी ये पूछा गया चंबल नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तब क्या बताओगे? तब आप बताओगे यमुना नदी की सहायक नदी आपकी चंबल नदी यहाँ पे हो जाती है। और ये नदी दोस्तों आपका इंदौर के निकट एक आपका जाना पाव पहाड़ी से वहां पे निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया चंबल नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, क्या बताओगे? जाना माओ नाम की एक पहाड़ी है, वहां से ये आपकी नदी वहां पे निकलती है। तो ये सारे पॉइंट आपके वहां पे क्लियर होने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आनंदपुर साहिब, क्या पूछ लिया गया? आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका स्थित है। दोस्तों यकीन मान चलना, यहाँ पे जो मैं आपको 100 सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ, सारे सेट आप कंप्लीट करके जरूर जाना। आप जब पेपर में बैठोगे, यानी जो बच्चा 100 ये सेट कंप्लीट कर लेगा, लगभग उसके बाद 5000 वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने तैयार कर लिए। तो आप
किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, सारे एग्जाम आप क्वालिफाई वहां पे कर सकते हो। लेकिन ये 5000 क्वेश्चन आप रट के जरूर जाना अगर आपको 2026 में अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। तो इसका बताओ, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका स्थित वहां पे हो जाता है? देखो आपका, देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये तो राइट आंसर आपका होगा नहीं। फिलहाल इसका राइट आंसर देखना पंजाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कुछ ऑप्शन और हमारे दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों काउंट करते चलना, आपके कितना पार्ट, कौन सा आपका पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, यहीं से आपको वो चीजें सारी पता वहां पे होंगी। देखो हिमाचल प्रदेश जो आपका होगा, ये आपका ज्वालामुखी मंदिर एक वहां पे, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस आपका वहां पे हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाता है, ये भारत का उत्तर पूर्व का एक राज्य यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका हरियाणा राज्य होता है, ये कुरुक्षेत्र आपका एक जो धार्मिक स्थल है उसके लिए फेमस वहां पे हो जाता है। तो फिलहाल हमने क्या देखा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपका एप्लीकेशन एने वाला है, जो प्ले स्टोर पे सर्च करोगे एने वाला एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे ये सारे जितने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होंगे सारे मैं पीडीएफ फॉर्मेट वहां भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप एक बार डाउनलोड कर लेना, ताकि ये सारे क्वेश्चन हमेशा आपके पास वहां पे रहे। लेकिन बिना तैयारी किए आपको इन्हें नहीं जाना है वहां पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, अच्छा ये बता दो, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद बताओ अब कितने यहां पे हो जाते हैं? 34 बताओगे, 33 बताओगे, 31 बताओगे, 30 बताओगे? अगर पेपर रिपीट हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं, उनको अच्छे से आपको तैयारी करके वहां पे जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा गया, हम बताएंगे 34, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 2025 तक क्या बताओगे, 2000 वर्तमान में 2025 तक जो आपके सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम आपकी संख्या क्या होगी, 34 यहां पे हो गई है। दोस्तों पहले क्या था यहाँ पे, ये आपका दो कब हुआ था, ये आपका जो 2019 का, जब आपका ये 2019 का संविधान में संशोधन हुआ था, उसके बाद ये संख्या आपकी बढ़ा दी गई थी। 2019 के पहले का अगर पूछा जाता है कितनी संख्या थी, तो 2019 के पहले ये संख्या आपकी कितनी थी, 31 थी यहाँ पे। बाद में क्या हुआ, 31 से बढ़ा के आपका ये 34 वहां पे कर दिया गया। तो क्या बताओगे, राइट आंसर हो जाएगा 34 वर्ष, वो 34 संख्या आपकी यहाँ पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या चीज पूछा गया, अच्छा एक ये बताओ, बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी होती है, ये भारत और किस देश के बीच में खेली जाने वाले एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पे आपकी हो जाती है? दोस्तों ये काफी फेमस क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो आपका स्पोर्ट का होता है ना, स्पोर्ट के हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दो क्वेश्चन करंट अफेयर का मान चलना आपके पेपर में आएगा, और दो क्वेश्चन आपका स्पोर्ट से भी वहां पे देखने को मिलते हैं। तो स्पोर्ट वाला पार्ट हो गया, स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो गया, करंट अफेयर का पार्ट हो गया, इस पे अच्छी खासी पकड़ आप बना के वहां पे चलिएगा। बताओ, इंग्लैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, वेस्ट इंडीज होगा? वैसे कई सारे बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बता ही रहे वहां पे। तो फिलहाल आपको पता ही होगा कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये किनके बीच में खेली जाती है, ये आपके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। तो सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहली बार कब खेली गई थी? तो पहली बार आपकी ये ट्रॉफी कब खेली गई थी, तो आप बताओगे यहाँ पे 1996 में और 1997 में ये पहली ट्रॉफी आपकी वहां पे खेली गई थी। ये डेट भी आपको यहाँ पता होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए, अच्छा ये बताओ, भारत और इंग्लैंड के बीच में भी एक श्रृंखला वहां पे खेली जाती है, उसका नाम अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो हम लोग क्या बताते हैं वहां पे, एक आपका एंथनी डी मेलो ट्रॉफी है। कौन है? एंथनी डी मेलो ट्रॉफी है, ये भारत और इंग्लैंड के बीच में वहां पे खेली जाती है। फिलहाल हम लोग क्या बताएंगे, राइट आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलना, पेन और कॉपी लेके बैठना, क्योंकि अगर आप ये चीजें तैयार लिख के वहां पे याद करोगे ना, चीजें जल्दी आपको तैयार वहां पे हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ, भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला आपका राज्य यहाँ पे हो जाता है? यानी कौन सा राज्य ऐसा है जहां की जनसंख्या सबसे कम है?
हम लोग पहले चारों ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। देखो अगर हम लोग अरुणाचल की बात करें तो यहाँ की दोस्तों जो आपकी आबादी है लगभग ये 13.8 लाख दोस्तों यहाँ की आबादी आपकी हो जाती है। गोवा की दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं, गोवा की हो जाएगी 14.5 लाख यहाँ की आबादी दोस्तों आपकी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम सिक्किम राज्य की बात कर ले, यहाँ की आबादी 6.10 लाख ये आबादी यहाँ की दोस्तों लगभग आपकी हो जाती है। और त्रिपुरा की दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, लगभग आपकी 36 लाख यहाँ की आबादी आपकी हो जाती है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि सबसे कम आबादी कौन से राज्य की हो गई, आप कहोगे, हम कहेंगे सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाए। क्या कह दोगे, सिक्किम राज्य आपकी वो राज्य है जहां की आबादी सबसे कम वहां पे आपकी हो जाती है। ये डाटा आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कोई ऑप्शन यहाँ पे ना दिखे, सिक्किम छोड़ देता, सिक्किम मान लो यहाँ उत्तर प्रदेश लिख जाता, फिर हम देखते हैं इनमें सबसे कम आबादी कहाँ की है। तो इसके लिए आपको डाटा अच्छा खासा मजबूत होना चाहिए। तो एक टॉपिक हमारा जीके में जो जनगणना वाला है उस पर भी पकड़ बना के चलना, ताकि वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा, अच्छा ये बताओ, एक ऐतिहासिक स्थान है चौरी चौरा, चौरी चौरा है, ये किस जिले में स्थित है, किस जिले में आपका स्थित हो जाएगा। यानी प्रयागराज होगा, गोरखपुर होगा, कानपुर होगा या आगरा होगा। यहां से और कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो जब ये आपके सारे जिले कहां पे हैं, उत्तर प्रदेश के सारे जिले वहां पे हो जाते हैं, ये तो हम सभी को पता ही है। तो देखो यहां पे क्या बताओगे, प्रयागराज होगा नहीं, यहां पे क्या बताओगे, ये तो आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। हम सीधा कहेंगे गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ये वहां पे रिपीट आपका होता है। दोस्तों हुआ क्या था, एक चीज ये ध्यान रखना, क्या डेट याद करोगे, 4 फरवरी 1922, ये डेट आप यहां पे याद कर लेना। यहां पे एक चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें हुआ क्या दोस्तों, जो आपके प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग वहां पे लगा दी थी, और जिसमें क्या हुआ था, 22 जो पुलिसकर्मी थी वो वहां पे जल के आपके मर गए थे। लेकिन ये फेमस किस वजह से वहां पे हुआ था, और इसी समय दोस्तों क्या हुआ, गांधी जी ने जो आपका असहयोग आंदोलन वहां पे चला रहे थे, उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस वहां पे ले लेते। इसकी वजह से ये घटना काफी ज्यादा फेमस वहां पे आपकी हो जाती है। तो क्या बताओगे राइट आंसर, आप कहोगे गोरखपुर आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो साथ मैंने आपको एक वहां पे नोट्स आपको दे रखे, यानी आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, या टीए हो गया, डब्ल्यूएमपी हो गया, इनके जो मैंने कंप्लीट आपके हैंड रिटन नोट्स यहां पे दे रखे दोस्तों, ये आप जरूर तैयार करना। चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे जनरल साइंस हो, सारे आपके हैंड रिटन मिल जाएंगे। और साथ साथ इनके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। यानी नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम इतना हमारे पास वहां पे आ जाता है, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम सारा डाटा वहां पे लिख पाए। जब तक हम नोट्स अपने बनाते हैं, एग्जाम डेट भी हमारी आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कंप्लीट नोट्स आपके न्यू पैटर्न बेस के वहां पे तैयार कर दिए, जो आपका 2026 में वहां पे एग्जाम लगने वाला। तो एक बार ये सारे नोट्स जरूर तैयार करना। और ये मैंने सारे नोट्स आपका जो एप्लीकेशन है एनए वाला नाम का, इसमें सारे मैंने अपलोड वहां पे कर दिए हैं, तो वो एक बार तैयार जरूर कर लेना। अगर फिर भी किसी बच्चे को नोट्स लेने वहां दिक्कत होती है, तो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो ही कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जहां मैं बता पूरा गाइड कर दूंगा क्या चीज आपको तैयार करनी, क्या चीज वहां पे नहीं तैयार करनी। वैसे कई सारे बच्चों ने बैच तो ले ही रखा वहां पे, जहां मैं प्रॉपर गाइड उनको कर ही रहा हूं, भाई इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहां से कम आते हैं, ये चीज आप ज्यादा तैयार करिए। यहां अगर तैयार कर लोगे, अपना एग्जाम क्लियर वहां पे हो ही जाता है। तो आप सीधा एप्लीकेशन में जाइएगा, आपका जो एप्लीकेशन दिखेगा सारे नोट्स वहां पे अपलोड है, एक बार तैयार जरूर करना आपको, अगर इसी साल एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना है तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया, अच्छा ये बताइए, भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। बताना पहले भारतीय कौन हो जाएंगे जो भारतीय सिविल सेवा उन्होंने पास वहां पे किया था। बताइए, सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया है, देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम है, सत्येंद्र नाथ टैगोर का है, और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपके क्वेश्चन ये रिपीट हो, आप क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे, तो आपको बताना है क्या, यहाँ पे होगा हमारा सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था,
सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा दोस्तों वहां पे पास वहां पे की थी। और ये जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ही थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, बड़े भाई थे, और उन्होंने पहली आपके आईसीएस अधिकारी वहां पे आपके ये बने थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, इन्होंने भी आपकी ये आईसीएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन ये परीक्षा इन्होंने पास की थी 1920 ईस्वी में पास की थी। बाद में इन्होंने क्या किया, ये नौकरी वहां पे छोड़ दी थी। और इसके बाद कुछ ऑप्शन दोस्तों और हमारे यहाँ पे दिए गए। एक दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर दिया गया। ये क्या हो जाए दोस्तों, ये हो जाएंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों यहाँ पे आपके हो जाते, ये इनके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर दिए गए, ये नोबेल पुरस्कार कवि यहाँ पे हो जाते, इनको नोबेल पुरस्कार पहला वहां पे भारतीय आपका दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी आपके वहां पे क्लियर होने चाहिए। एक क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, अच्छा ये बताओ, जो एक सरदार ऊधम सिंह थे, कौन थे, सरदार ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को वहां पे मारा था। ये डेट हमसे पूछी जा रही है। ये आपके क्या है, मार्च 1938 है, दूसरा ऑप्शन मार्च 1940, तीसरा मार्च 1942, चौथा मार्च 1945। आप सोचते रहे ना कि अगर आपने तैयारी की, आप इनका कैसे वहां पे आप राइट आंसर दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। आपको आइडिया ये भी लग रहा है साथ साथ कि कौन सा पार्ट हमारा वीक चल रहा है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसे हम पे ज्यादा फोकस वहां पे करना है कि अपना एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाए। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप क्या कह दोगे, आप कहोगे मार्च 1940, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी डेट क्या हो जाती है दोस्तों, आप बताओगे 13 मार्च 1940 को लंदन के आप एक कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर को वहां पे गोली वहां पे आपकी मारी थी। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला इन्होंने वहां पे ले लिया था। इनको मारना था जनरल डायर की जगह, इन्होंने ओ डायर को वहां पे मार दिया था। और ये डेट आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे, अच्छा ये बताओ कि जो सरदार ऊधम सिंह थे वहां पे, इनको फांसी कब वहां पे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया इनको फांसी की सजा कब दी गई थी, तो आप बताओगे 31 जुलाई। क्या डेट याद करोगे, 31 जुलाई 1940 को दोस्तों यहां पे इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। किसको, ऊधम सिंह को वहां पे दे दी गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में हमारे क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। ये भी अच्छे से आप पता वहां पे होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया, गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जो गुजरात का आपका उच्च न्यायालय है किस स्थान पे स्थित होगा, गांधीनगर होगा, वडोदरा होगा, सूरत होगा, अहमदाबाद होगा। तो कौन से स्थान पे आप इसका स्थित बताओगे, ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आया आप कहोगे अहमदाबाद, सर हम तो कहेंगे अहमदाबाद, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब वहां पे हुई थी, तो इसकी दोस्तों स्थापना भी आपको पता होनी चाहिए। कब बताओगे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1 मई 1960 को इसकी स्थापना दोस्तों वहां पे हुई थी। और यह आपका सोलापुर रोड अहमदाबाद में स्थित है। कहां पे, सोलापुर रोड एक अहमदाबाद में पड़ता है, वहीं पे आपका ये स्थित वहां पे हो जाता है। और दोस्तों ये गांधीनगर क्या हो जाता है, गांधीनगर के बारे में बताओगे, ये गुजरात की राजधानी आपका यहाँ पे हो जाता है। और वडोदरा में एक विश्वविद्यालय काफी फेमस है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कभी अगर पूछा गया ये बताओ जो आपका महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय कहां है, क्या बताओगे, महाराजा आपका सयाजीराव विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है, आप बताओगे वडोदरा। और सूरत किस लिए फेमस वहां पे होता है, तो सूरत के बारे में बताओगे, यहां पे आपका हीरा हो गया और कपड़ा उद्योग के लिए सूरत आपका काफी ज्यादा फेमस वहां पे हो जाता है। तो क्या राइट आंसर बताएंगे हम लोग, अहमदाबाद इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन वो करंट अफेयर का वहां पे आया था जब आपका 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब क्या है, इसके ऑप्शन आपके अपडेट वहां पे हो गए। जब आपका ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग जो आपका आररॉ होता है, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है,
रा के वर्तमान प्रमुख आपका पूछा गया था। फिलहाल ये अब आपके अपडेट वहां पे हो गए। अब ये क्या हो गया, आपका चेंज वहां पे हो गया। जब ये 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय राइट आंसर क्या था आपका, सामंत गोयल था, सामंत गोयल था। लेकिन अगर आप 2026 एग्जाम की वहां पे तैयारी कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन अगर आपका पूछ लिया गया, तब आपको अब क्या राइट आंसर बताओगे? आप दोस्तों बताओगे पराग जैन का नाम आपको बताना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ये अपडेटेड करंट अफेयर आप अपडेट वहां पे करते रहना, ये ना सोचना भाई हमारे पास कोई पुरानी बुक है। तो करंट अफेयर पे अच्छा फोकस करना। मैंने बताया 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के वहां पूछे जाते हैं। तो क्या बताओगे, पराग जैन आपका यहां पे हो जाता है। और इन्होंने ये पदभार कब संभाला था? इन्होंने अभी जल्दी ही संभाला, यानी जुलाई 2025 में ये पदभार वहां पे संभाला था। ये आपका अपडेट वहां पे हो जाता है। और ये आपके पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी वहां पे आपके हो जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछा गया पराग जैन का नाम आपको बताना है, ये ने सामंत गोयल का नाम ना टिक कर देना वहां पे, क्या बताओगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला किस राज्य में आपका स्थित है? बताओ, तेलंगाना बताओगे, मध्य प्रदेश बताओगे, राजस्थान बताओगे या उत्तर प्रदेश बताओगे? देखो तेलंगाना जो है ना, यहां पे आपका गोलकोंडा किला, तेलंगाना तो आपका तेलंगाना यहां पे दिया गया है। ये फेमस दोस्तों आपका होता है गोलकोंडा किला के लिए। अगर पूछा गया गोलकोंडा किला कहां है, आप बताओगे तेलंगाना, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश दोस्तों यहां पे दिया है, यहां पे ये आपका ओरछा किले के लिए काफी ज्यादा फेमस यहां पे हो जाता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या बताओगे? आप बताओगे राजस्थान में आपका ये स्थित यहां पे हो जाता है। जो दोस्तों आमेर का किला आपका होता है, जो आपकी राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। जयपुर से ये 11 किलोमीटर दूर आपका आमेर का किला दोस्तों यहां पे आपका स्थित हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आमेर का किले का निर्माण किसने कराया था, तो यहां पे नाम क्या बताओगे? यहां पे आप बताओगे कौन राजा, कौन हो जाएंगे? राजा मान सिंह। क्या नाम बताओगे? राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण वहां पे कराया था। और राजा राम आपके प्रथम जो थे, राजा राम मान सिंह जो प्रथम थे, इन्होंने आमेर का किला का नाम वो निर्माण वहां पे कराया था। और ये आपका यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी दोस्तों आपका यहां पे आ जाता है। और उत्तर प्रदेश में आपका आगरा हो गया, फतेहपुर जो सीकरी हो गया, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस वहां पे हो जाता है। तो फिलहाल क्या राइट आंसर हमारा हो गया? आप कह दोगे राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? देखो जो आपकी नियुक्तियां होती है ना, ये अपडेटेड होती हैं। ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन वहां पे हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, करंट अफेयर आपका अपडेट वहां पे हुआ करता है। तो फिलहाल यहां से आपको ये पता चल रहा है कि क्या पैटर्न हमारा होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से हमारे पूछे जाते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से तैयारी कर सके। और जो मैंने नोट्स आपको दे रखे अच्छे से तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहां से दिखेंगे। बताओ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त वहां पे किया गया था? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जब आपका 2023 में पेपर वहां पे हुआ था, तब आपका ये विश्वा भूषण हरचंदन थे, इनको वहां पे टिक किया गया था। उस समय ये राज्यपाल वहां पे थे, लेकिन ये अब आपका अपडेट वहां पे हो गया है। अब इस समय अगर पूछा गया छत्तीसगढ़ के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम पे कौन वहां पे हो जाएंगे, तो आपको बताना है रमेन डेका। क्या बताओगे? रमेन डेका का नाम बताना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपकी नियुक्तियां होती है, जैसे कि जो आपके जितने भारत के राज्य हो गए, उनके आपके सीएम कौन है वहां पे, यानी मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, और उन राज्यों के आपके राज्यपाल कौन हो जाते हैं, और उनकी राजधानियां क्या है उन राज्यों के, ये आपको पता वहां पे होने चाहिए। अगर यहाँ पे डेट पूछी जाए ये कब नियुक्त वहां पे हुए थे, तो आप बताओगे 31 जुलाई। क्या बताओगे? 31 जुलाई 2024 से ये पदभार यहां पे इन्होंने संभाला था। तो रमेन डेका पे आपको अब टिक करना, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है तो। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जलदापारा अभ्यारण्य क्या लिखा है?
जल दापड़ा अभ्यारण्य जो यहाँ पे आपका दिया गया है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका वहां पे स्थित वहां पे हो जाता है? बताओ, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, पश्चिम बंगाल होगा या तमिलनाडु होगा? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या बताओगे? दोस्तों, जो गुजरात हो गया, गुजरात इसका राइट हो आंसर नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में एक अभ्यारण्य खुद है जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पे पूछा जाता है। तो गुजरात में क्या बताओगे? गुजरात में दोस्तों आपका एक गिर अभ्यारण्य है। क्या है? एक गिर आपका अभ्यारण्य यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका एशियाई शेरों के लिए काफी ज्यादा फेमस वहां पे होता है। तो अगर पूछा है गिर अभ्यारण्य कौन से राज्य में, तब तो हम बताएंगे गुजरात, लेकिन इसका राइट आंसर गुजरात नहीं होगा। अब अगर हम बात यहाँ पे करते महाराष्ट्र की बात कर लेते, तो महाराष्ट्र भी दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व होता है जो काफी ज्यादा एग्जाम में आया, एक होता है टाबोला। क्या बताओगे? टाडोबा नाम का एक अभ्यारण्य है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक यहीं पे आपका मेला घाट भी है। क्या बताओगे? मेला घाट टाइगर रिजर्व है, ये आपका हो जाता है, ये आपके महाराष्ट्र में, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तो जो आपका जलदापाड़ा अभ्यारण्य है, ये आपका पश्चिम बंगाल में होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी जो आपका जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये अलीपुर द्वार जिले में आपका स्थित है, और ये दोस्तों आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी ज्यादा फेमस वहां पे हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसी अभ्यारण्य के बीच से आपका एक तोरसा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? आप बताओगे। एक तोरसा नाम की नदी भी यहां से आपकी निकलती है। तो अगर नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको इस पे वहां पे टिक कर देना है। और तमिलनाडु में एक अभ्यारण्य और है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या बताओगे? उसका नाम हो जाएगा आपका मुदुमलाई और आपका अन्नामलाई अभ्यारण्य। क्या? मुदुमलाई और अन्नामलाई जो अभ्यारण्य है, ये कहां पे है? आपके तमिलनाडु राज्य में आपके वहां पे हो जाते हैं। और अन्नामलाई अभ्यारण्य बहुत बार पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। अन्नामलाई अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? किसका नाम बताओगे? तमिलनाडु का नाम आपको वहां पे बता देना है। अगला क्वेश्चन आता, अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से किस देश ने आपका FIH जो आपका उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में जीता था? 2023 में आपका वहां पे जीता था। तो क्या बताओगे? बताओ, बेल्जियम होगा, नीदरलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा या जर्मनी होगा? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताओगे? वैसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, आपको ये अपडेटेड ही क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, क्योंकि स्पोर्ट का मैंने आपको बताया, स्पोर्ट जो आपका पार्ट होता अच्छे से पकड़ वहां पे आपको बना के चलनी है। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसमें दोस्तों हुआ क्या था, ये जो आपका टूर्नामेंट आपको वहां पे कराया गया था, ये आपका भुवनेश्वर और आपका राउरकेला, जो आपका उड़ीसा का राउरकेला वहां पे हो जाता है, वहां पे ये टूर्नामेंट आपका वहां पे कराया गया था। इसमें दोस्तों जो आपका जर्मनी था, ये दोस्तों आपका चौथी बार विश्व कप यहाँ पे आपका जीता था। तो क्या हो जाएगा? जर्मनी हमारा राइट आंसर वहां पे था। जब आपका 2023 में आर्मी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप काउंट करते चलना दोस्तों कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मशाला उद्यान, ऐसा राज्य बताओ जहां पे मशाला उद्यान के रूप में आपका जाना जाता है? तो यहां पे दोस्तों अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो भाई यहां पे ये मशाला सबसे ज्यादा यहां पे होता ही नहीं है। तो क्या बताओगे? यहां पे सबसे ज्यादा आपको होता है मिर्च उत्पादन के लिए फेमस। किसके लिए? मिर्च उत्पादन के लिए फेमस वहां पे हो जाएगा। जो केरल राज्य होता है, ये मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस वहां पे होता है। तो क्या राइट आंसर हुआ? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कश्मीर क्या होता है? जो आपका केसर होता है, केसर सबसे ज्यादा कहां पे होता है? कश्मीर में आपका होता है। पंजाब में दोस्तों आपका जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हमसे पूछा गया मसाला पूछा गया, आप बताओगे केरल का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अब यहां पे हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जीके हमारे 15 क्वेश्चन दोस्तों पूरे कंप्लीट हो गए। आप यहां पे काउंट जरूर करते हैं स्कोर क्या आपका वहां पे पहुंच रहा है। अगर हम बात करें, पहला जो साइंस क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारी पेट में अम्लता होता है, इसका अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आपका प्रत्याम्ल पदार्थ क्या वहां पे होता है? दोस्तों आप अम्लता से ये समझ सकते हैं, आप देखोगे ना, कहते हैं भाई मेरा पेट खराब हो गया, हमें गैस बन रही, एसिडिटी वहां बन रही, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज वहां पे यूज करते हैं, ये चीज आपसे यहां पूछी जा रही है। दोस्तों क्या बताओगे? बताओ, कास्टिक सोडा। देखो इनके आपके रासायनिक नाम भी आपको पता वहां पे होने चाहिए। जो आपका कास्टिक सोडा होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? NaOH। ये नाम भी याद करना,
एग्जाम में क्वेश्चन ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, बहुत तीव्र क्षार है, इसलिए ये आपका यूज वहां पे नहीं किया जाता है। कास्टिक पोटास यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, KOH दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। ये भी आपका संक्षारक होता है, इसलिए इसका भी हम लोग यूज नहीं करते। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, MgOH का होल ट्वाइस दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही यूज हम लोग वहां पे करते हैं जब पेट में हमारी एसिडिटी बनती है, क्योंकि जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये आपका हल्का क्षारक होने का के कारण जो पेट के अतिरिक्त हमारे पेट में जो अम्ल होता है उसको क्या करता है, उदासीन वहां पे कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे पेट में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, वो हमारी प्रॉब्लम वहां पे दूर आपकी हो जाती है। तो क्या बताएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको बताना, राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका लूनार कास्टिक यहां पे दिया जा रहा है, ये क्या होता है दोस्तों आपका, एक ये सिल्वर नाइट्रेट है। और ये कब लगा, जैसे आप देखोगा हम कहीं मान लो आप कहीं जल गए, किस आग से जल गए, तो वहां पे क्या होता है, लूनर कास्टिक का वहां पे यूज किया जाता है। तो क्या राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हमारा हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, लार में उपस्थित आपका एंजाइम भोजन के किस भाग का पाचन शुरू करता है, भोजन के किस भाग का पाचन वहां पे शुरू करता है, ग्रसनी होगा, आमाशय होगा, छोटी आंत होगी, या बड़ी आंत यहां पे आपका हो जाएगा। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। दोस्तों अगर हम इसे चारों ऑप्शन की वहां पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ग्रसनी दिया गया है। ग्रसनी दोस्तों होता क्या है, ये भोजन नली का भाग है, पाचन करें जो हमारी भोजन नली का भाग होता है, ये कोई पाचन का भाग तो होता नहीं। आमाशय दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ये भी नहीं होगा। छोटी आंत, ये बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आपका लार में आपका सिल्वरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, तो राइट आंसर क्या बताओगे, छोटी आंत इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब बड़ी आंत के बारे में एक चीज ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये कभी क्वेश्चन पूछा गया कि जो जल का अवशोषण होता है ये शरीर के कौन से भाग में वहां पे होता है, तब आपको बताना बड़ी आंत वहां पे, तब आप बताओगे। फिलहाल राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ही वहां पे पूछे गए, तो इन पे अच्छे से तैयार वहां पे करना, और यही लेवल आपके एग्जाम का भी वहां पे होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार वहां पे करने, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई वहां पे करना है तो। अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन आपका तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है। दोस्तों पहली बात, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप ध्यान से पढ़ना पूरा क्वेश्चन। अगर आपने ये नहीं वर्ड आपने नहीं पढ़ा, भाई क्वेश्चन आपका गलत वहां पे हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है, पहला है उच्च रक्तचाप, उच्च क्या दिया, उच्च रक्तचाप, तो भाई यही हमारा पहला ही राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद फ्लू है, गले का संक्रमण हो गया, सामान्य जुकाम हो गया, ये सारे के सारे आपके तीव्र रोग के उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन जब आपका उच्च रक्तचाप होता है ये आपका वहां पे नहीं होगा। क्या बताओगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं साइंस के क्वेश्चन में क्या चीज हमसे वहां पूछी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर ये वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि दोस्तों मैं आपको ये 100 वो सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ मैं आपको कराने वाला हूँ ना, जो बच्चे यहाँ पे ये टोटल 5000 क्वेश्चन दोस्तों वहां पे तैयार कर लिया, यकीन मान चलना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, बस ये सारे क्वेश्चन आपको रट के वहां पे जाना है। और जो मैंने नोट्स आपको दे दी अगर वो आपने तैयार कर लिए, आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे जीडी का, ट्रेडमैन का, टेक्निकल का दे लो, चाहे क्लर्क दे लो, आप बड़ी आसानी सारे क्वेश्चन वहां पे आप बना पाओगे। तो बताओ निम्नलिखित में से किस रोग का कारण स्मृति लोप, निम्नलिखित में किस रोग का कारण आपका स्मृति लोप वहां पे नहीं होता है। दो पहला अगर ऑप्शन देखें रिकेट्स, जो आपका रिकेट्स होता है हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं, ये तो भाई राइट आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन डी की कमी से वहां पे होता है। तो यहाँ पे जो आपका अल्जाइमर रोग दिया गया, अल्जाइमर एक ऐसा रोग होता है दोस्तों जहां पे हमारी याददाश्त क्या होती है, कमजोर हो जाती है। जैसे ये मान चलना हम कोई कल की घटना वहां पे घटी हो, हम वो कल की घटना भी
भी यहाँ पे आज भूल जाएंगी, कल भाई मेरे साथ क्या वहां पे हुआ था। ये कब होता है, अगर किसी को अल्जाइमर रोग वहां पे हो जाता है। तो क्या बताओगे, अल्जाइमर रोग आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया निशानता, जो आपका दोस्तों ये दिया गया, ये नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे दिया गया। ये भी दोस्तों जो आपका होता है विटामिन ए की कमी से यहाँ पे आपका होता है। और जो आपका शीतांत होता है, स्कर्वी होता है, ये रोग कैसे होता है, आप कहोगे ये आपका विटामिन सी की कमी से यहाँ पे होता है। तो ये सारे भी याद करना है, क्योंकि विटामिन से भी क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आप देखो होगा, अगर आपने ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम वहां पे दिए होंगे, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी जो बीमारियां होती है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा विटामिन वाला पार्ट है वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे, ये सारे सामने क्वेश्चन आपके आ ही रहे। अब एक एक करके मैं सारे 5000 वो क्वेश्चन करा दूंगा, अगर यही आप रट के पेपर बैठ के पेपर आपका निकल वहां पे जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। यानी एक क्षार के साथ एक अम्ल की जो अभिक्रिया होती है वो किस रूप में आपका जाना जाता है। पहला है अपघटन, पहला क्या दिया, अपघटन। दोस्तों ये तो राइट आंसर आपका नहीं होगा। अपघटन में क्या होता है, एक यौगिक वहां पे टूटता है, एक यौगिक वहां पे टूटता है। दूसरा संयोजन, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। संयोजन दोस्तों क्या होता है, इसमें दो पदार्थ आपके वहां पे मिलते हैं। तीसरा आपका रिडॉक्स अभिक्रिया है, यहां पे क्या होता है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन वहां पे होता है, ये भी राइट आंसर आपका नहीं होगा। तीसरा आपका उदासीनीकरण यहां पे दिया गया, ये आपका अम्ल क्षार अभिक्रिया का उदासीनीकरण वहां पे होता है। तो क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे HCl ले लेते हैं, प्लस आप NaOH यहाँ पे आप ये ले लो NOH। अब इसका जो रिएक्शन यहाँ पे होता है क्या बनता है, NaCl प्लस H2O दोस्तों आपको ये यहां पे बनता है। और इस अभिक्रिया में आपका ऊष्मा भी आपकी वहां पे निकलती है। तो क्या बताओगे राइट आंसर, उदासीनीकरण हमारा राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। इसमें पूछा गया रक्त का पीएच मान। दोस्तों जो आपका पीएच मान से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या क्या पूछ सकता है कि हमारे रक्त का पीएच मान क्या होता है, नींबू का पीएच मान क्या वहां पे होता है, या फिर जो हमारा मान लो थूक होता है उसका पीएच मान वहां पे क्या होता है, यूरिन होता है, यूरिन का पीएच मान क्या वहां पे होता है। पीएच मान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, तो पीएच मान भी आप वहां पे तैयार कर लेना। तो आपने कई बार तो ये देखोगे सिरके का पीएच मान क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपका आर्मी के ट्रेडमैन का एग्जाम वहां पे होता है, बहुत बार वहां पे आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, रक्त का पीएच मान क्या होता है। ये तो भाई ऑप्शन है हो ही नहीं सकता, तो 7.4 आप बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका सामान्य ब्लड होता है इसका पीएच मान ये मान चलना आपका 7.35 से लेके आपका 7.45 के बीच में दोस्तों आपका होता है। अब ये कैसा होता है आप बताओगे, हल्का क्षारी होता है। कैसा होता है रक्त हमारा, हल्का क्षारी आपको वहां पे हो जाता है। ऑप्शन बी पे सीधा सीधा टिक करना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे रिपीट होता है तो। एक क्वेश्चन पूछा गया, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका यूज वहां पे होता है। पहला ऑप्शन दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पे दिया गया है। दूसरा क्या है आपका सोडियम थायोसल्फेट, तो किसका यूज वहां पे होगा। देखो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका दिया जा रहा है, ये क्या होता है आपका बेकिंग सोडा होता है। तो भाई बेकिंग सोडा का यूज तो वहां पे करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का यूज वहां पे आपका किया जाता है। यानी फोटोग्राफी में आपको जो फिक्सर के रूप में हाइपो प्रयोग वहां पे होता है, और सोडियम थायोसल्फेट एक प्रकार का हाइपो ही दोस्तों आपका वहां पे हो जाता है। इसके बाद जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ये क्या होता है आपका कास्टिक सोडा होता है, इसका भी यूज वहां पे हम लोग नहीं करते। और सोडियम सल्फेट यहां पे दिया गया, ये आपका ग्लोबल सॉल्ट वहां पे होता है। क्या होता है, ग्लोबल सॉल्ट होता है, तो इसका भी यूज वहां पे नहीं किया जाता है। तो किसका यूज करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट का यूज आपका वहां पे किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये बताओ फेफड़े किसका हिस्सा है। जो आपके फेफड़े हमारे होते हैं किसका हिस्सा होते हैं, बताइए फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं। पहला ऑप्शन आपका तंत्रिका तंत्र यहां पे दिया है, तो भाई हमें पता है जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क हो गया और जो हमारे नसें होते हैं वो किसका हिस्सा होती है, वो तो सारी तंत्रिका तंत्र की हिस्सा होती है, लेकिन फेफड़े इसका हिस्सा तो वहां पे होता नहीं है। अगला ऑप्शन हमारा दिया गया पाचन तंत्र। दोस्तों पाचन तंत्र भोजन का पचता वहां पे, तो ये भी हमारा राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अगला है श्वसन तंत्र, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो श्वसन तंत्र होता है ना, जैसे आपका नसिका हो गया,
ग्रसनी हो गई, श्वास नली हो गई, या ब्रोंकस हो गया, या फेफड़े हो गए, ये सारे किसमें आते हैं, श्वसन तंत्र में वहां पे आते हैं। और इसी में आपका फेफड़ा भी दोस्तों हमारा आ जाता है। तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आप ये काउंट जरूर करते रहना स्कोर आपका वहां पे क्या पहुंच रहा है। और ये सारे आपके सिलेक्टेड वही क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है और जो बार बार वहां पे रिपीट आपके होते हैं। और ये सारे आपके 2023 में आर्मी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन वहां पूछे गए वो सारे हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये बताओ, मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी भाग, कौन सा ऐसा भाग है जिसकी लंबाई सबसे अधिक होती है? देखो अमाशय दिया जा रहा है। अमाशय दोस्तों अगर ये बात की, जो हमारा अमाशय होता है, पेट होता है, स्टमक वहां पे होता है, तो इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें, इसकी कितना लंबा होता है? आप कहोगे ये तो केवल आपका 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ही आपका ये लंबा वहां पे हो जाता है। जो आपका जो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत यहाँ पे दिया, जो आपकी छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई दोस्तों क्या होती है? इसकी लंबाई आपकी होती है 6 से लेके 7 मीटर होती है। दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, ये आपका मीटर यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे एक आपका लिखा बृहदांत, यानी जो हमारी बड़ी आंत वहां पे होती है, इसकी लंबाई दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले 1.5 मीटर इसकी लंबाई वहां पे हो जाती है। और जो मलाशय दोस्तों यहाँ पे दिया गया, इसकी लंबाई की बात करें, ये आपका 15 से लेके 20, ये आपका सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी छोटी आंत है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा आपकी हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या बताना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे डाटा आपको क्लियर वहां पे होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत वहां पे ना हो जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाए। क्योंकि दोस्तों जो आपका छोटी आंत होती है ना, ये 3 भागों में डिवाइड वहां पे होती है। इसमें क्या होता है, आपका एक ड्यूडेनम यहाँ पे होता है और जेजुनम यहाँ पे होता है, और इसके बाद आपका एक इलियम पार्ट होता है। इन 3 पार्टों से आपका डिवाइड वहां पे छोटी आंत वहां पे आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा ये बताओ, मुख्य प्रघात तरंगे शुरू होने से पहले आपका जो भूकंप होता है किस प्रकार की ध्वनि वहां पे उत्पन्न करता है? ये चीज पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन दिया गया अल्ट्रासाउंड। तो भाई जाहिर देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इनकी आवृत्ति कितनी वहां पे होती है, ये भी चीज ध्यान रखना। पूछ रहा है कि प्रमुख प्रघात तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न वहां पे आपका करता है? तो जो आपका अल्ट्रासाउंड होती है, इनकी अगर बात हम लोग किया करें तो ये आपका 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के अधिक ध्वनियां वहां पे उत्पन्न यहाँ पे आपके होती हैं। इंफ्रासाइड दोस्तों यहाँ पे दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाता है। अगर इसकी आवृत्ति हम लोग बात करें, आवृत्ति क्या दोस्तों हो जाएगी इसकी 20 हर्ट्ज, इसकी दोस्तों आवृत्ति यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों ये जो ध्वनि यहाँ पे होती है, मनुष्य अपने कान से वहां पे सुन भी नहीं पाता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ये ध्वनियां वहां सुन सकते हैं। जैसे आपका चमगादड़ हो गया, जो आपका चमगादड़ होता है, ये आपका इंफ्रासाइड जो ध्वनियां होती है उनको भी सुन सकता है। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और श्रव्य जो ध्वनियां होती हैं, इनकी अगर आवृत्ति की हम लोग बात करें, क्या बताओगे? ये हो जाएगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेके आपका 20 किलो हर्ट, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये तो आपका हो ही नहीं सकता। आप क्या कहोगे अगर पेपर में क्वेश्चन आया? तो आप कहोगे इंफ्रासाइड ध्वनियां, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसको दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जाता है? आपको पी तरंगे, क्या कहा जाता है? पी तरंगे के नाम से आपको ये वहां पे जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रबर के आपका वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु, जो आपका रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त आप अधातु का नाम बता दीजिए, वहां पे क्या होगा? पहला आपका दिया गया फास्फोरस। तो क्या फास्फोरस होगा? भाई फास्फोरस क्या होता है? एक आपका ज्वलनशील पदार्थ होता है। भाई इसका तो यूज कर ही सकते हो क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते तुरंत ही आपका जल जाता है। इसके बाद आपका सल्फर यहाँ पे दिया गया, यही सल्फर ही आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सल्फर का प्रयोग रबर के वल्कनीकरण में आपका यूज वहां पे किया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपकी जो रबड़ होती है वो थोड़ी मुलायम भी हो जाती है और मजबूत भी आपकी वहां पे हो जाती है, यानी खराब जल्दी वहां पे नहीं होती। किसका यूज होगा? सल्फर का यूज वहां पे होता है। और ग्रेफाइट का पता ही, ग्रेफाइट क्या होता है? एक प्रकार का चालक वहां पे हो जाता है। आयोडीन दोस्तों क्या होता है? आयोडीन का हम लोग यूज कहां पे करते हैं? एक ज्यादा इसका यूज वहां पे आजकल तो हो रहा है कहां पे? कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज वहां पे होने लगा है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आमतौर पर हृदय स्पंद की दर प्रति मिनट पल्स दर के रूप में मापी जाती है। बताइए किस रूप में आपकी मापी जाएगी। ये चार ऑप्शन हमारे दिए गए थे जब आपका 2023 में आपका एग्जाम आर्मी जीडी का वहां पे हुआ था। तो ये बताओ, आमतौर पर हृदय स्पंद की दर प्रति मिनट पल्स के दर के रूप में जानी जाती है। तो क्या बताओगे, प्रति मिनट पल्स दर। वैसे इसका आंसर यही समय समझ में आ गया था, यहां भी दिया गया प्रति मिनट पल्स, यहां भी ऑप्शन में हमें क्या मिल गया, प्रति मिनट पल्स, ऑप्शन बी ही तो आप यहां पे बता दोगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगर यहां पे ऐसे देखा जाए, जो सामान्य वयस्क होता है उसकी पल्स दर वहां पे क्या वहां पे होनी चाहिए, तो आप यहां पे कहोगे लगभग आपका 60 से 100 बीट प्रति मिनट वहां पे आपकी होती। इसे आप याद करना, ये आपका बीपीएम पे वहां पे डिपेंड करता है, यानी बीट्स पर मिनट। आपका वहां पे बीपीएम भी आपका ये लिख के वहां पे आ सकता है, उसमें कंफ्यूज वहां पे ना होना, 60 से 100 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया, जो आपका अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, ये पूछा गया है। और ये चार ऑप्शन आपके दिए गए। बात किसकी दोस्तों यहाँ पे की जा रही है, अवतल लेंस की हमें यहाँ पे बात की जा रही है। तो बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाता है। और ये भी बताना, जो आपका अवतल लेंस होता है इसका यूज कहां पे किया जाता है, कौन से दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का वहां पे यूज होता है, ये भी आप यहां पे बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, पहला ऑप्शन हमारा दिया गया आभासी सीधा, तो भाई पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या बताओ, यहां पे हमारा हो जाएगा आभासी, यहां पे क्या लिख लोगे आप, यहां पे वो लिख जाएगा आभासी हो जाएगा, यहां पे लिख दोगे आप सीधा। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा यहां बनता है। और इसका उपयोग दोस्तों आपका निकट दृष्टि दोष, यानी जो जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष वहां पे हो जाता है, उसको कौन सा लेंस यूज होता है, वहां पे कहोगे अवतल लेंस का यूज वहां पे आपका किया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन बी दिया गया है वास्तविक उल्टा, ये किसका होता है, तो यहाँ पे आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। वास्तविक अगर उल्टा हमसे पूछा जाता है, यानी अगर अवतल लेंस की जगह यहाँ पे आपका उत्तल लेंस वहां पे दे दिया जाता है, तब हमारा राइट आंसर क्या बताते हैं, वास्तविक और उल्टा, तब हमारा राइट आंसर ये आपका वहां पे हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज वहां पे कभी नहीं हो, क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको घुमा फिरा के वहां पूछ सकता है, लेकिन ये 5000 क्वेश्चन आपको तैयार जरूर करने, अगर आपको एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो। अच्छा ये बताओ, वसा के पाचन का प्रमुख भाग किसकी सहायता से होता है। जो आपका वसा होता है, वसा का पाचन का प्रमुख भाग किसकी सहायता से होता है, कि वसा कहां पे ज्यादा पाचन वहां पे होता है। पहला है आपका पित्त रस। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका पित्त रस होता है ये वसा का इमल्सीकरण में मदद करता है, इमल्सीकरण यानी उसके पचाने में आपका मदद करता है। कौन, पित्त रस आपका हो जाएगा। और जो आपका जठर रस होता है ये प्रोटीन को पचाता है। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा था प्रोटीन को पचाने में कौन महत्वपूर्ण योगदान वहां पे करता है, तो हम क्या बोलते हैं, जठर रस यहां बोल देते हैं। और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो आपका HCl यहाँ पे दोस्तों आपका दिया गया, ये जीवाणु को नाशक होता है। और हमारे पेट में जो आपका HCl वहां पे होता है, जैसे हम लोग कुछ खाना वहां पे खाते हैं, उसमें कोई अगर वहां पे जीवाणु उसमें हमारे खाने से हमारे पेट के अंदर वहां पे आ जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का काम क्या करता है, जो हमारे पेट में HCl है वो यहाँ पे काम आपका करता है। पेप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये क्या करता है, जो हमारी प्रोटीन होती है उसको पेप्टोन में बदलता है। कौन ये काम करता है, आपका पेप्सिन वहां पे कर देता है। फिलहाल क्या राइट आंसर हमारा हो गया, ऑप्शन ए का हो गया आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक बता दो, यहाँ पे क्या यहाँ पे हो जाता है। तो भाई हम सभी को पता ही है कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इतनी बार ये क्वेश्चन आपका खुद ही पेपर में पूछा जा चुका है कि आवृत्ति का मात्रक क्या बताओगे, हर्ट्ज यहाँ पे होता है। अब ये आवृत्ति नाम किस वजह से दिया गया, एक वैज्ञानिक थे हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर इसका नाम वहां पे रखा है। हेनरिक हर्ट्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के नाम पे आपका जो आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज वहां पे ये रख दिया गया है। अब एक यहाँ पे क्या दिया गया, हेनरी यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। तो ये बताओ हेनरी क्या हो जाएगा,
ये हेनरी क्या होता है आपका, ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक हो जाएगा, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। और जो आपका फैराड होता है ये आपको जो संधारित्र वहां पे होते हैं संधारित्र का मात्रक हो जाता है। सेकंड का पता ही जो समय होता है, समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड वहां पे हमारा हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप यहाँ पे प्रैक्टिस वहां पे करते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या हुआ, जीके के हमने 15 क्वेश्चन देख लिए, साइंस के 15 क्वेश्चन देख लिए। अब यहां से हम लोग देखेंगे जो हमारा मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपके नॉर्मल पेपर वहां पे आते हैं। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको वहां पे आती है तो ये आप कम से कम मैथ के 15, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के 20 क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे कर लोगे। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस थोड़ी सी मेहनत करना, यानी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी। जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन अच्छी होगी उतने आपका टाइम वहां पे आपका बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल बेसिक ही यहाँ पे दे दिया गया कि ये बताओ एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं हैं। अब बताओ अगर 8 भुजाएं हो गई उसे क्या कहोगे, अष्टभुज कहोगे। भाई पहला हमें पता हो गया 8 भुजाएं, हम क्या कहेंगे उसे अष्टभुज। तो आपका कहा जाएगा 8 भुजाएं अष्टभुज हो गया। तो सीधा राइट आंसर बताओगे आपका ऑप्शन ए हो जाता है। और ये आपका 2023 में आपके आरबी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पे पूछा गया था। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या चीज पूछी जा रही है, देखो दिया गया है एक सोनू और मोनू की आयु का अनुपात क्या है, यहाँ पे 9:12 है। यदि सोनू की आयु 27 वर्ष है तो बताओ मोनू की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक सवाल है। यहाँ बात हो रही है, हम मान चलते एक व्यक्ति हो गए सोनू हो गए, यहाँ पे लिखा मोनू हो गए। इनका रेशियो क्या दिया गया, 9:12 का यहाँ पे दे दिया गया। और क्या दिया गया है, यदि सोनू की आयु 27 वर्ष है, ये सोनू की आयु अगर 27 वर्ष है तो बताओ मोनू की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 9 से 27 हो रहा है, कितना गुना है, आप कह रहे हो ये 3 गुना यहाँ पे हो गया। तो अगर हम इसको भी 3 गुना यहाँ पे कर दें तो 12 से कितना हो जाएगा 36 यहाँ पे कर दोगे तो क्या बताओगे मोनू की आयु कितनी वर्ष हो गई, आप कहोगे, हम कहेंगे 36 वर्ष यहाँ पे हो जाती है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दो संख्याओं का अनुपात आपका 4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक अगर 60 है तो ये बताओ उनका महत्तम समापवर्तक आपका कितना वहां पे हो सकता है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बताओ क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो हम यहां मान चल रहे दो संख्याएं हमारी, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या बी हमारी ये हो गई। इनका अनुपात क्या है 4:5। हम माने पहली संख्या हमारी 4x हो गई, दूसरी हमारी हो गई 5x यहाँ पे हो गई। देखो अब हम सबसे पहले क्या निकाले थे, इनका एलसीएम बताओ क्या हो जाएगा। 4x और 5x का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना आपको ऑलरेडी वहां पे आता है। तो अगर हम इन दोनों को गुणा कर दो, गुणा करो 4 गुणे 5 किया, 5 चौको 20, ये हो गया 20 हो गया, x आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या हो, एलसीएम निकालना सीखो क्या हो जाता, पहले देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे आपका ये मान चलो दो संख्याएं हो गई, ये आपका एक संख्या 4x हो गई, एक संख्या हमारी 5x यहाँ पे हो गई। अब इनका अगर हम पहले निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों संख्या में जो आपका कॉमन हो, ये से हम ये लिख सकते हैं 4 गुणे x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे x यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले देखो जो जितने एक अंक ले लो जो कॉमन होगा एक बार हम लोग लेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई 4 लिखा है, हमने यहाँ का ले लिया 4, इसके बाद यहाँ का हमने ले लिया 5 हो गया। अब इसके ले लिया x, हमने यहाँ पे ले लिया गुणे x ले लिया। अब x एक बार हमने ले लिया है, अब ये x हम दोबारा यहाँ पे नहीं लेंगे, x केवल एक ही बार आपको वहां पे लिया जाएगा। अब इसको सोल्व करो, कितना हो गया 4 गुणे 5 किया, 5 चौको 20 हो गया, ये x आपका लिखा हुआ है। ये दोस्तों जो क्या होता है एलसीएम में जो कॉमन चीज वहां पे होती है, यानी जो दोनों में कॉमन हो, जैसे आपका x इसमें भी था, x इसमें भी था, तो यही हमारा क्या होता है HCF होता है। क्या होता है आपका HCF यानी मासा पा, यही हमारा होता है। तो मासा पर क्या दिया गया आपका x यहाँ पे दिया जा रहा है, और यहाँ पे लघुत्तम क्या निकाला हमने, लासा पा 20x निकाला है, और इसी 20x का मान आपका क्या दिया गया है, आपका 60 के बराबर दिया गया है। यानी हमें दिया गया है 20x बराबर 60 आपका दिया गया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 60/20 यहाँ पे कर दोगे, कितनी बार गया आप कहोगे 3 बार यहाँ पे गया।
तो मासापा क्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने बताया जो कॉमन होता है, एक्स का मान मैंने क्या निकाला, अभी 3 निकाला है, और यही हमारा क्या था, एचसीएफ यहाँ पे था। तो एचसीएफ कितना आपका निकल गया, इसका मान हो गया आपका 3 यहाँ पे हो गया। तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब एक सवाल ये आपसे पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ 3 व्यक्तियों की औसत आयु, बात हो रही यहाँ पे 3 व्यक्तियों की, अगर औसत आयु आपकी 34 वर्ष है, यदि पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु क्रमशः 20 वर्ष और 28 वर्ष है, तो तीसरे व्यक्ति की आयु यहाँ पे हम बताओ क्या हो जाता है। तो हमें एक ये फार्मूला पता है, जो आपका औसत बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। देखो यहाँ पे जो आपका औसत बराबर क्या होता है, जो आपका औसत बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, जितने भी आपके पद होते हैं, पदों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पदों का योग हो जाएगा, और बटे क्या होता है, पदों की संख्या, बटे क्या हो जाता है, पदों की संख्या। ये क्या हो जाता है, हमारा एवरेज का फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देखो, पहले हम तो ये निकाल लेते कि जब हमारे 3 व्यक्ति थे, उनकी औसत अगर 36 वर्ष है, मान लो 3 व्यक्ति कौन हो गए, ए हो गया प्लस बी हो गया और प्लस सी हो गया, इन तीनों का योग कितना वहां पे हो जाएगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, योग क्या हो जाएगा, पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया गया है, औसत यहाँ पे 34 वर्ष है, और व्यक्ति कितने 3 है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 3 गुणे आप यहाँ पे 34 कर दो, ये कितना निकल के आ गया, आप कहोगे 102 यहाँ पे निकल के आ गया। और यहाँ पे और क्या दिया गया हमें, और बोला जा रहा है यदि पहले की आयु और दूसरे की आयु 20 और 28 है, अगर यहाँ पे हम लिख दे इनकी 20 साल हो गई, इनकी 28 साल हो गई, और यहाँ पे सी लिख दे बराबर आपका 102 के बराबर हो गया, तो क्या यहाँ पे आप ये जो सी का मान यहाँ पे हमें दिया गया है, ये मान आप नहीं निकाल सकते हो। तो सी बराबर सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, 102 माइनस का, इसको जोड़ो 20 और 28 कितना हो गया, आप कहोगे 48 यहाँ पे हो गया। अब 102 में आप 48 जैसे ही माइनस करो, कितना निकल के आ गया, 54 वर्ष यहाँ पे निकल आएगा। तो आप ये कह सकते हो जो तीसरा व्यक्ति है उसकी आयु क्या हो जाएगी, आप कह दोगे 54 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बड़ी आसानी से इसका आंसर वहां पे आप निकाल सकते हो। अब ये बताओ 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर का मान वहां पे क्या हो जाता है। एक दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जो आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस का आपका 2ab और प्लस का आपका हो जाता है बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। और जहां पे ए और बी वहां पे दिए गए, यहां मान लो लिख दिया गया आपका 3m हो गया और माइनस का 4n यहाँ पे हो गया और पूरे का होल स्क्वायर हो गया। आप कैसे निकालोगे, देखो पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, देखो क्या लिखा 3 मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3m का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणे, यहाँ पे लिखा हमने क्या 3m हो गया और गुणे हो जाएगा 4n दोस्तों हो गया, और माइनस का 4n का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 4n का आपका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए। आप यहाँ पे कैसे करोगे, देखो 3m का होल स्क्वायर ये कितना हो गया आपका 9m स्क्वायर हो गया, माइनस का 3 दूना 6, 3 दूना क्या हो 3 दूना 6 हुआ और 6 चौक 24 हो गया, क्या हो गया 24 हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 24 और ये हो गया आपका mn हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा माइनस का लिखा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में, यहाँ पे क्या होगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आगे प्लस का 4n स्क्वायर, तो 4 का वर्ग क्या हो जाता है आपका 16 हो गया और n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे 16n स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया। तो यही सीधा सीधा दोस्तों हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी संख्या आपकी लिख दी जाए उसका आंसर बड़ी आसानी से आप वहां पे निकाल ही लोगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं जो हमारा मैथ में क्या पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल वहां पे होते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन वहां पे पूछ लिए जाते हैं। क्या दिया गया, इसको केवल आपको गुणा करना है, गुणा करके क्या पूछा गया, एक्स का मान बताओ क्या वहां पे हो जाए, कैसे निकालोगे। देखो यहां भी ये बताओ, अगर 3 का गुणा हम इससे कर दे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 एक्स हमारा हो गया यहाँ पे, और 3 गुणा इससे करो प्लस का 3 तरह का 9 यहाँ पे हो गया। अब माइनस का गुणा इससे, माइनस 4 का गुणा आप एक्स में करोगे क्या हो गया माइनस का 4x हो गया, माइनस का गुणा इसमें किया माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 गुणे 5 के ये आपका 20 हो गया, बराबर आपका ये 3 यहाँ पे दिया गया है। देखो 6x में 4x माइनस किया कितना बचा, आप कहोगे 2x बच गया,
अब ये +9 प्लस 20 जोड़ दोगे कितना हो गया, प्लस का आपका 29 यहाँ पे हो गया, बराबर आपका 3 दिया गया है। तो यहाँ पे अब बताओ क्या हो जाएगा, 2x बराबर, अब यहाँ पे कितना कह दो, ये हो जाएगा 29, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 29 में आप 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 29 में जैसे हम 3 माइनस किया, ये हो गया हमारा 26 हो गया। तो x बराबर क्या कहोगे, 26/2 करोगे। इसका आंसर दोस्तों आपका 13 वहां पे आना चाहिए, लेकिन पेपर में जो ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, ये क्वेश्चन का मिसप्रिंट वहां पे आपका दिया गया था, जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। इसका आंसर आपका 13 वहां पे आना चाहिए था। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 13 आंसर आपका वहां पे हो जाएगा, जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। तो अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया, जब 20 मिलीलीटर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब 20 मिलीलीटर दूध में अब 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या वहां पे हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या, 20 मिलीलीटर दूध में 4 लीटर पानी, यहाँ पे हम लिख देते दूध, लिख लेते दूध कितना हमारा है, इधर हम लिख लेते पानी, पानी कितना वहां पे, और उनका हम निकाल लेते हैं रेशियो क्या आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है आपका मिली लीटर दिया जा रहा है, और यहाँ पे आपका दिया गया लीटर, यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 20 मिलीलीटर यहाँ पे हमने लिख दिया, ये आपका दूध की मात्रा 20 है, और जो आपका 4 लीटर दिया गया मिलीलीटर में चेंज करो, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1000 कर दोगे, 4000 वहां पे आपका हो जाता है। ये हो जाएगा आपको 4000 हो जाएगा। 0 से 0 आप काट दो, 2 से काटो 1 हो गया, 2 से काटा यहाँ पे आपका 200 हो गया। तो इनका अनुपात कितना आप कह दोगे, 1:200 का अनुपात सीधा सीधा आपका यहाँ पे निकल आ जाएगा। तो क्या कह दोगे राइट आंसर इसका, 1:200, 1:200, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं, इसमें कुछ नहीं रहता मैथ वाले क्वेश्चन में, अगर आपको कैलकुलेशन वहां पे आती है, सारे मैथ क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे बना लोगे। और आर्मी जीडी के एग्जाम में जो आपका मैथ वाला पार्ट होता है, इतने हार्ड क्वेश्चन वहां पे नहीं आते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन अपनी मजबूत कर लेते, जहां से बड़ी आसानी सारे क्वेश्चन के आंसर आप वहां पे दे पाओगे। एक क्वेश्चन दोस्तों क्या हमसे पूछा जा रहा है, ये बताओ 3/7 का परसेंटेज क्या हो जाएगा। जो 3/7 है, इसको आप प्रतिशत में बदलो, कैसे बदलोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, 3/7 लिख दिया गया, और प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलते हैं, इसे क्या कर दोगे आप, 100 से यहाँ पे सीधा सीधा गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया आपका 300 हो गया, अब बटे यहाँ पे 7 हो गया। अब इसे डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 7 से काटा हमने, कितनी बार गया, 7×4 28 हो गया, 29 30 2 हमारे बच रहे हैं, यहाँ पे मान लो आपका 20 हो गया, अब क्या बार जाएगा, 7 दूना 14 42 हो गया यहाँ पे। अब शेष वाल फिर कितना बचा, आप कहोगे 6 वहां पे बच गया, यानी यहाँ 7 दून 14 किया, 6 शेष वाल आपका फिर बच गया, तो यहाँ पे कर देंगे 6/7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 सही 6/7, क्या कर दोगे 42 सही 6/7, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और आप ये काउंट जरूर करते रहना दोस्तों कि कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। और टोटल जो यहाँ पे मैं आपको 5000 क्वेश्चन देने वाला हूँ, आराम से तैयार करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। अगर आप ये तैयार करके एग्जाम में बैठते हो, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप मान के वहां पे चलिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, शांति की 3 पुत्रियां हैं, क्या दिया गया, शांति की 3 पुत्रियां हैं, इनकी औसत आयु आपकी 15 वर्ष है, यदि उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद वहां पे ले लिया, तो नया औसत बता दो वहां पे कितना हो जाएगा। औसत का फार्मूला अभी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये क्या हो जाता है आपका औसत यहाँ पे हो जाता है। अगर हम ये मान के चलें कि जो शांति की 3 पुत्रियां हैं, उनकी पहले निकालो उनका योग कितना था, जो शांति की 3 पुत्रियां थी, अगर हम ये निकालें इनका योग वहां पे कितना वहां पे हो जाता है, ये दोस्तों सिंपल से हो जाएगा। अगर इनका औसत 15 है, इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 15 गुणे 3 बराबर दोस्तों हो गया, ये आपका 45 वर्ष यहाँ पे आपका हो गया। अब इसके बाद अगर एक बच्ची गोद और वहां पे ले लिया, तो ये संख्या तो आपकी दोस्तों हो गई 4, संख्या क्या होगी आपकी 4 हो गई। अब ये योग क्या हो जाएंगे, और जो उन्होंने गोद लिया वो थी 11 वर्ष की, तो सिंपल सा 11 इसमें हम और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 1 6 और 4 1 5, 56 साल हो गया। अब पूछा गया क्या जा रहा है, तो ये बताओ
नया औसत अब कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर अभी मैंने बताया था कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल योग क्या हो गया आपका 56, यानी एवरेज हमसे पूछा जा रहा है, एवरेज बताओ क्या हो जाएगा। कुल पदों का योग 56 बटे पदों की संख्या 4 कर दोगे, इससे 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया 14 आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, जो हमारा नया औसत बनेगा कितने वर्ष हो जाएगा आपका 14 वर्ष वहां पे हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, पहले 4 घंटों के लिए एक व्यक्ति की गति क्या दी गई है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले 6 घंटे के लिए उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, ये बताओ गतियों के औसत, जो आपकी गति है उसका औसत और औसत गति का अनुपात, यानी कि गतियों का औसत बताओ और औसत गति का अनुपात बताओ, वहां पे क्या आपका हो जाएगा। पहले 4 घंटों के लिए एक व्यक्ति की गति यहाँ पे दी जा रही है, फिर अगले 6 घंटों के लिए दिया जा रहा है, तो गतियों का औसत बता दो और औसत गति का अनुपात वहां पे कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करो ध्यान से देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बताओ, अगर आप पहले क्या निकाल लेते, कुल दूरी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगी, अगर वो 35 की चाल से यहाँ पे चल रहा है 4 घंटे, तो कुल दूरी क्या हो गई, आप कह दोगे यहाँ पे 4 गुणे 35 ये हमारी हो गई, और प्लस का उसके बाद 6 घंटे वो चलता है कितनी चाल से 45 से, तो यहाँ पे दूरी क्या होगी 6 गुणे आप कहोगे 45 यहाँ पे कह दोगे। यानी इसको आप सॉल्व करो, कितना यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये तो आपका 140 हुआ, ये आपका 270 यहाँ पे हो गया, इनका योग आपका 410 200 यहाँ पे हो गया। कुल दूरी कितनी हो गई 410 किलोमीटर हमारी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम ये निकालें कुल समय, पहले ये निकालो आप यहाँ पे, क्या कुल समय यहाँ पे निकाल लेते हैं। कुल समय कितना हो गया आपका 10 घंटे हुआ, देखो 6 घंटे आपको यहाँ पे लग रहे हैं और 4 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, कुल समय क्या हो गया, आप कहोगे 10 घंटे का हमें समय यहाँ पे लग गया। अब बताओ औसत गति कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसकी औसत गति बताओ। अब यहां बता दो औसत गति क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल लगा समय बराबर सॉल्व करो, कितना आ गया आपका 41 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा ये निकल के आपका आ गया। तो औसत गति हमने यहाँ पे निकाल ली। अब ये बताओ अच्छा, गतियों का औसत यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि जो हमारे गतियां हैं, गतियों का औसत यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो गतियों का औसत कैसे आप यहाँ पे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या पहली गति क्या 35 है, दूसरी क्या है आपकी, पहली गति 35 है, दूसरी आपकी 45 है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करते हैं 35 और प्लस 45, तो ये तो योग हो गया, यानी क्या हो गया दोनों गतियों का योग बटे संख्या, संख्या क्या हो जाएगी, 2 गतियां वहां पे हुई थी, तो यहाँ पे बटे हम सीधा सीधा क्या करते हैं 2 कर देते हैं। तो 35 और यहाँ 45 जोड़ के जैसे हम यहाँ पे क्या करोगे 2 से आप डिवाइड वहां पे कर दोगे, कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो गया। अब अनुपात हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपने निकाला 41, यहाँ पे निकाला, यहाँ पे आपने 40 निकाला, तो ये आपका रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात दोस्तों आपको हो जाएगा 40 अनुपात आपका 41 यहाँ पे आपका हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमें ये बताओ गतियों का औसत 40 हो गया और औसत गति क्या आपकी 41 हो गई, तो सीधा सीधा क्या कह दोगे 40 अनुपात 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट दीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर इस क्वेश्चन की वहां पे करिएगा। अब ये बताओ राम और श्याम एक चॉकलेट 320 पैकेटों को 7:9 के अनुपात में बांटते हैं, तो राम को कितने चॉकलेट वहां पे मिलेंगे। 2 लोगों की बात हो रही, एक राम की बात हो रही, एक बात हो रही श्याम की बात हो रही। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 7:9 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। और कुल चॉकलेट कितने हैं, आप कहोगे 320। कुल कितने हैं, आप देखो कुल कितने आपके दिए गए 320 यहाँ पे दिए गए। अगर दोस्तों यहाँ पे एक हम ये देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कुल देखा जाए 7 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 आप कहोगे ये आपका 16 हो गया, यानी यही तो मान दिया गया 16 बराबर। अगर आपका 320 के बराबर दिया गया तो एक बराबर क्या हो जाएगा 16 दूना 32, एक बराबर आपने कहा 20 के बराबर यहाँ पे हो गया। अब अगर एक बराबर आपका 20 वहां पे निकल आया, पूछा किसका गया है, राम का पूछा गया है, और राम मिल कितने रहे 7 मिल रहे। अब एक बराबर अगर 20 के है आपका, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा
20 गुणे 7 करोगे, 7 दूना 14, 140 यहाँ पे कर दोगे कि राम को कितने चॉकलेट मिलेंगे, आप कहोगे 140 चॉकलेट राम को वहां पे दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे आप यहाँ पे राइट आंसर आपको मारना है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखो, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को, जो क्या दिएगा, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के आसन्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन, परिणामी घनाभ का आयतन आपसे पूछेगा। भाई आयतन तो आपका बराबर ही वहां पे होगा ना, दो आप जोड़ भी दोगे, भाई आयतन जो रहेगा आयतन वही हमारा रहता है। तो पहले तो एक का निकाल लो, जैसे एक का आयतन निकालोगे भाई उसका डबल कर देना, आप बड़ी आसानी से आंसर वहां पे निकाल लोगे। तो ये बताओ आपका जो घन होता है, हमें क्या फार्मूला पता है कि जो हमें घन का आयतन होता है, घन आयतन दोस्तों आपका क्या वहां पे होता है, आपको पता है क्या होगा, भुजा क्यूब यहाँ पे होता है। तो अगर भुजा वहां पे 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 7 की घात 3, ये बराबर किसके हो जाएगा, आप कहोगे 343 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों आपका यहाँ पे हो गया। और जब आपके दो घनों को कुल आयतन पूछा जाए, अगर एक घन का आयतन 343 है, तब यही दो घन मान लो इतने आपके थे और दोनों को जोड़ के बनाया गया, तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, एक अगर 343 है, दूसरे का भी भाई यही रहेगा, हम दो से गुणा कर देते हैं, ये आपका 686 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों आपका निकल के वहां पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों घन ही तो आपके जोड़े गए हैं वहां पे। अब इनके आयतन तो भाई वही रहेंगे, दोनों आयतन आपके बराबर वहां पे हो जाएंगे। तो क्या बताओगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 686, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि 400 रुपए 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाते हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर बताइए वहां पे क्या हो जाती है। हमें फॉर्मूला पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अब जो यहाँ पे साधारण ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज कितना दिया गया है, कोई धनराशि 400 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई, 480 रुपए हो गई। भाई हमें पता हो गया 80 रुपए जो अमाउंट हमारा ज्यादा हुआ यही तो ब्याज हमारा है वहां पे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका 80 रुपए हो गया। अब पूछा क्या हमसे जा रहा है, तो ये बताओ ब्याज की दर, यानी ये आर बराबर हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा मान लो गुड़े, ये आपका 100 इधर आ गया, 100 से हमने मान लो यहीं पे गुड़ा आपने कर दिया। मूलधन कितना दिया गया, मूलधन आपका इसके नीचे यहाँ पे आएगी संख्या, मूलधन दिया गया आपका 400, यहाँ पे आपने लिखा 400 लिख दिया। इसके बाद समय कितना दिया गया, समय आपका कितना दिया जा रहा है, 4 वर्ष की बात हो रही है, तो समय कर देंगे आप यहाँ पे 4, ये 2 0 आपने सीधे सीधे यहाँ पे काट दिए। अब यहाँ 4 से इसे काटा कितनी बार जाएगा, ये 4 दूना 8 20 हो गया, फिर 4 से काटो 4 पंचे 20 हुआ, दर कितनी आपकी निकल के आ गई, दर कहोगे 5% हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सवाल हैं जो आपके पेपर में वहां पे आते हैं और इसी लेवल के हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी वहां पे करनी है। अगले सवाल की बात करते हैं, पाइप ए एवं बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे एवं 15 घंटे में भरते हैं, तो दोनों पाइपों का उपयोग एक साथ करने पर टंकी कितनी देर में आपकी भर जाएगी। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो हम ये मान चले एक पाइप ए हो गया, एक पाइप हमारी दूसरी बी हो गई। ये जो ए पाइप है ये कितना समय ले रही है, ये आपका 10 घंटे का ले रही है और ये आपका ले रही है 15 घंटे का। सॉल्व करने के बाद सिंपल सा आपको इनका एलसीएम लेना है, 10 और 15 का लासा पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30 यहाँ पे हो गया। 10 का भाग 30 में किया कितनी बार गया, 3 बार गया। 15 का भाग 30 में किया आप कहोगे 2 बार यहाँ पे क्या। अब देखो ये जो आपके रेशियो निकले ना, ये क्या होती है, एफिशिएंसी इनकी होती है। यानी जो पाइप ए है ये मान लो पर घंटा 1 घंटे में कितना पानी भर रही है, आप कहोगे भाई 3 लीटर पानी भर रही है। जो पाइप भी है 1 घंटे में कितना पानी भर रही है, आप कहोगे 2 लीटर पानी भर रही है। अब जब ये दोनों वहां पे एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितनी देर में वहां भर जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। और टंकी में हमें कितना पानी भरना है, वहां पे 30 लीटर पानी भरना है। तो ये अगर 3 लीटर पानी भर रही है 1 घंटे में, ये 2 लीटर पानी 1 घंटे में भर रही है। अगर दोनों की बात करें, ए प्लस की बात कर लें, तो टोटल ये 3 2 5 हो जाएगा। 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं और कुल कितना पानी भरना, हमें 30 लीटर पानी वहां भरना है। तो कितना समय लेंगे टोटल, ये ले लेंगे दोस्तों आपका 30/5 से आप डिवाइड कर दो, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 6 घंटे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
तो सीधा सीधा क्या करो, दोनों पाइप अगर एक साथ वहां पे खोल दी जाए तो पूरी टंकी आपकी 6 घंटे में वहां पे भर जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया ये आपका राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपका आता है, इसमें पूछा गया 18 और 24 का लासा मासापा HCF पूछा गया, मासापा बताइए क्या हो जाता है। तो मासापा कैसे निकालते, मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूँ। वैसे कई सारे इसके तरीके आते हैं, कोई भी तरीका आप वहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम वहां बचता है बेसिक तरीका ही आपको यूज वहां पे करना है। देखो यहाँ पे लिखा हमने 18 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 24 लिख दिया, इनके दोनों के आप गुणनखंड कर दो और दोनों में जो आप कॉमन मिल जाए वही आपका मासापा वहां पे हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 9 हुआ, फिर 3 से किया, 3 तरह का 9 हुआ, फिर 3 से किया आपका 1 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पहले 2 से किया आपका ये 12 हुआ, 2 से किया ये आपका 6 हो गया, 2 से किया ये आपका 3 हुआ, फिर 3 से करोगे आपका 1 हो गया। देखो पहले देखो यहाँ पे हमारा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे है, तो हमने क्या किया 1 2 यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब ये बताओ 3 यहाँ पे दिया गया, 3 यहाँ पे 1 3 मिल गया, ठीक है। अब देखो 3 तो यहाँ पे दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे केवल 1 3 था जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 1 3 यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, अब आगे यहाँ पे मान लो 2 दिया गया, 1 2 यहाँ पे केवल 1 2 हमने ऑलरेडी वहां पे लिख दिया, यानी जो लिखेंगे जो दोनों में हो वहां पे, जैसे 1 2 हमने ले लिया, 2 हमारा ये दोनों में था, 1 3 हमने यहाँ पे लिया, 2 दोनों में था। अब दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही जो वहां पे कॉमन हो। अब इन्हीं दो को गुणा कर लो, 3 दूना 6 आपका हो गया, यही 6 आपका क्या हो जाएगा HCF यानी मासापा आपका यही वहां पे हो जाएगा। तो सिंपल से क्या कह दो भाई हमारा मासापा कितना निकला है, 6 आपका मासापा वहां पे हो जाएगा। सारे क्वेश्चन तो नोट करते रहा, और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि जो आपका एनए वाला नाम का एप्लीकेशन वहां मैं इसकी पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा। ये 5 सारे क्वेश्चन आपके पास वहां पे होने चाहिए, एग्जाम तक इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना अगर आपको एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना है। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब वहां पे कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आपका एग्जाम वहां पे आने वाला है, जैसे उसका नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी उसका अपडेट वहां पे होता है, उसकी तुरंत ही वीडियो आपको वहां पे मिल सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना वहां पे आप मत भूलिएगा। अब अगला सवाल हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, यहां से हमारे रीजनिंग के स्टार्ट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन मैथ अपने कंप्लीट हो गए वहां पे, जैसा मैंने बताया 15 आपके मैथ के हो गए, 5 आपके रीजनिंग हो गए। ये आपके क्वेश्चन गलत वहां पे नहीं होने चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आपको आती है सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे बना लोगे। देखो इसमें क्या दिया गया, एक निश्चित कूट भाषा में यदि डी को 4 लिखा जाता है और ANI को 24 लिखा जाता है, तो उसी भाषा मतलब ADM को क्या लिखा जाएगा, ये चीज पूछा जा रहा है। ये केवल मान लो आपकी उस पर डिपेंड वहां पे करता है स्थान पे। जैसे ये मान जो ABCD हमारी होती है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब देखो इसका नंबर देखो, A हमारा पहले नंबर पे आता है, B आपका दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है और 4 आपका चौथे नंबर। ऐसे आप जाओगे, जेड आपका होता है, जेड आपका 26वें नंबर पे आता है वहां पे। तो ये आपके नंबर वहां बस पता होने चाहिए, ये सवाल बड़ी आसानी से आप वहां पे बना लोगे। देखो अब यहाँ पे डी हमें पता है 4 लिखा है भाई, डी हाँ हमारे 4 नंबर पे ही आता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका ए लिखा है, एन लिखा है, आई लिखा है। अब यहाँ पे देखो ए आपका पहले नंबर पे आता है, एन आपका किस नंबर पे आ जाएगा, एन का आप कहोगे ये आपके 14वें नंबर पे आ जाएगा, आई आपके 9वें नंबर पे आता है। अब इनको आप सभी संख्याओं को जोड़ोगे, ये टोटल आपका 24 यहाँ पे आपका हो रहा है, ठीक है। यानी सारे संख्या लिख के हमने केवल जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब पूछा क्या गया पूछा गया है आपका ADM आपसे पूछा जा रहा है, तो ए किस नंबर पे आएगा, ए कहोगे आप 1 नंबर पे, डी किस नंबर पे आपको 4 नंबर में, और एम किस नंबर पे आ जाएगा, एम का आप कह दोगे 13 नंबर पे आ गया। और इन सभी को आप यहाँ पे जोड़ दो, टोटल ये कितना आपका हो गया 18 यहाँ पे हो गया। तो सिंपल से क्या हम लोग बोल देंगे 18 राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा टिक वहां पे कर देना, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन अगर आप नोट करते हुए चलते हो और ये टोटल सारे क्वेश्चन तैयार करके एग्जाम देने गए, तो आपका पेपर बिल्कुल वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। अब एक सवाल क्या पूछा जा रहा है, एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक आपकी 27 है, नीचे से उसकी रैंक आपकी 5 है, तो खड़े लोगों की कुल संख्या बता दो। कुल संख्या आपसे पूछी जा रही, क्या दिया गया, एक लड़की है उसकी मान लो ऊपर से रैंक अगर यहाँ पे देखी जा रही, क्या दिया जा रहा है 27 27 दी जा रही है। अगर नीचे से उसकी रैंक यहाँ पे देखी गई
पांचवी देखी गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कुल संख्या आप बता दो वहां पे क्या हो जाती है। तो यहाँ सिंपल से एक फॉर्मूला क्या होती है, कुल संख्या बराबर, याद कर लेना, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से संख्या, ऊपर की संख्या प्लस नीचे से संख्या, और पूरे में क्या कर दो -1 वहां पे कर दो। और यहाँ दाया बाया भी आपसे बोला जा सकता है। अभी ये ऐसे बैठे, मान लो ये ऐसे भी वहां पे बैठ सकते हैं कि दाएं से इसका स्थान ये है, बाएं से उसका स्थान है, तो बताओ कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ के बस 1 माइनस कर दो, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हम जोड़ते हैं 27 और +5 -1 कर दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई 31। इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, कितना निकाल दोगे, आपका 31 निकल के आ जाएगा। और वही आपका 31 आपका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। और यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे ऐसे पूछे गए थे। और सेम वैसा ही सवाल ये भी है जैसा मैंने आपको बताया था। यदि एक निश्चित भाषा में ये आपका दिया जाए CATCHER को, अगर ये यहाँ पे लिखा जाता है तो ये बताओ आपका इस संख्या को यहाँ पे आप क्या लिखोगे। यहाँ पे देखो, ध्यान देखो, C से अगर आपका E हो रहा है, कैसे हो रहा है, C के आगे 2 जाओ, C के आगे क्या होता है, ABC, D हो गया, E हो गया, यानी +2, 2 संख्या आगे हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे आपका A हो गया, A में 2 संख्या आगे जाओ, A के आगे B आएगा, B के आगे हमारा C हो गया। यानी हम देख रहे हैं सभी संख्या अंकों में आपका केवल +2 यहाँ पे हुआ था। अब इसमें भी आप सभी में +2 यहाँ पे जोड़ दो, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जैसे जो आपका L यहाँ पे दिया गया है, L के आगे 2 संख्या जाओ वहां पे, तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे L के आगे हम 2 संख्या जाएंगे, हमारा यहाँ पे N हो गया। E के आगे 2 संख्या आप जाओगे, आप कहोगे G हो गया। A के आगे 2 संख्या जाओ, यहाँ पे कहोगे आपका A के बाद B हो गया, B के आगे C हो गया, C हो जाएगा। ऐसे जाओगे, यहाँ पे आपका V हो जाएगा, फिर आपका J हो जाएगा, फिर आपका G हो जाएगा, फिर आपका ये T हो जाएगा। यानी बस आप एक एक संख्या आगे वहां पे चले जाओ, तो यहां जैसे ही सॉल्व करोगे राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, आप सीधा कह दोगे ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पे आप सीधा देख रहे हो, अगर नंबरिंग करके आपको देखनी हो आप चेक कर लो। यहाँ पे देखो C लिखा, A लिखा, T। अगर हम 3 संख्याओं को लेके चलते हैं, इन 3 संख्याओं को क्या लिखा, ECV लिखा जा रहा है, क्या लिखा गया है, ECV। अगर इनकी नंबरिंग वहां पे करो, C आपका तीसरे नंबर पे आता है, ये आपका 1 नंबर पे आता है, T आपका 20 नंबर पे है, E आपका आ गया 5वें नंबर पे, और ये आपका 30वें नंबर पे, और ये आपका 22वें नंबर पे वहां पे आ रहा है। आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ +2 बढ़ रहा है, यहाँ भी आपका +2 आपका बढ़ रहा है, और यहाँ भी देख रहे हो +2 यहाँ बढ़ रहे हैं। सारे संख्या केवल 2-2 अंक आपके आगे वहां बढ़ रहे हैं। तो इसके आगे भी 2-2 अंक आप जैसे आगे बढ़ाओगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल ये आया है, ये बताओ सम्मेलन में अध्यक्ष है, तो बताओ अखबार के आगे वहां पे क्या आ जाएगा। सम्मेलन में अगर आपका अध्यक्ष होता है, अखबार को आगे क्या वहां पे लिखोगे, तो हम क्या कहेंगे भाई, संपादक, क्या कह दोगे, संपादक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका सम्मेलन होता है, सम्मेलन को अध्यक्ष वहां पे चलाता है, वैसे आप दोस्तों आपका जो अखबार होता है, अखबार को जो संपादक होता है वो वहां पे चलाता है। तो अखबार को कौन चलाएगा, संपादक वहां पे चलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। और सेम सवाल एक आपका वैसा ही आता है जैसा मैंने आपको अभी वहां बताया था। यदि किसी कूट भाषा में आपका USUL को आपको 74 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको जो फिनिश शब्द वहां पे दिया जा रहा है, इसको आप क्या वहां पे लिखोगे, ये चीज आपसे पूछी जा रही, कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे USUAL दिया, क्या दिया है, पहले हम लोग यहाँ पे अंक लिख लेते हैं। U है, S है, U है, फिर है A है, फिर आपका L हो गया। इनकी नंबरिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहले नंबरिंग यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, तो U आपका आता है किस नंबर पे आ जाएगा, U आपका दोस्तों आ जाएगा 21 नंबर पे, S आपका दोस्तों किस नंबर पे, 19 नंबर पे आएगा, U आपका फिर आ जाएगा 21 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे आएगा, L आपका हो गया 12 नंबर। और जब इन सारी संख्याओं को हमने क्या किया, इनको अगर हमने जोड़ देंगे तो 21 + 19 + 21 + 1 + 12, ये आप हम लोग देख रहे हैं कितना हो गया आपका 74 यहाँ पे दोस्तों आपका हो रहा है। और पूछा किसका गया दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है फिनिश का, FINISH, इसका हमसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका F है, F आपका 6 नंबर पे आएगा, N आपका 9 नंबर पे आता है, और वैसे N आपका 14 नंबर पे आएगा, I आपका 9 नंबर पे, S आपका 19 नंबर में, और H आपका आ जाएगा 8 नंबर में। अब इन सारी संख्याओं को क्या करना है, आप केवल वहां पे जोड़ देना है। तो इनको जोड़िए, 6 + 9 + 14 + 9 + 19 + 8,
इनको जैसे आप जोड़ोगे क्या हो जाएगा 65 दोस्तों आपका वहां पे निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप क्या कहोगे, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों आप काउंट करना है कितना स्कोर वहां पे आपका हुआ है। और इसके साथ साथ जो मैंने दोस्तों आपको ये नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, बस ये कंप्लीट नोट्स आप वहां पे जरूर तैयार करिएगा। जहां पे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, सारे बिल्कुल कंप्लीट बेसिक्स वहां पे हैंड नोट्स आपके दिए जा रहे हैं। और साथ में आपको यहाँ 50 प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहां पे दिए गए। बस एग्जाम के पहले ये सारी चीजें तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे देने जाना। आप यकीन मान चलो जब भी आप पेपर दोगे आप एग्जाम इसके बाहर कोई क्वेश्चन वहां पे नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर आपका डाउट भी वहां पे होता है तो ये स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो ही कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।